देवा शरीफ देवा मेला कहाँ लगता है? हाजी वारिस अली शाह की दरगाह, देवा शरीफ बाराबंकी। हाजी हाजी वारिस अली शाह, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह कहाँ है? देवा शरीफ, यही देवा मेला लगता है या देवा शरीफ। देवा कहाँ पर है? बाराबंकी। बाराबंकी के शहर से 12 किलोमीटर दूर है ये हाजी वारिस अली शाह की दरगाह। इसी तरह से दरगाह और हमने बताया सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह, सैयद सालार मसूद, ये कहाँ पर है? ये आपकी बहराइच में है। कहाँ पर? बहराइच आपके बगल में ही है, आपको पता नहीं है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है, सैयद सालार मसूद गाजी। हाजी वारिस अली शाह और ये तीन बहुत पूछे जाते हैं। एक सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में, इन्हीं के आशीर्वाद से इसका जन्म होता है। सलीम यानी नूरुद्दीन जहांगीर का, ठीक। तो इनकी जो दरगाह है कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है भाई। और देखिए राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर कहाँ है? राधा स्वामी संप्रदाय, ये भी पूछा गया सवाल है। ज्यादातर पूछे गए सवाल ये आपको हम बताएंगे। 14 को देना है, कितने लोगों को देना है? 30 स्त्री, कितने लोगों को देना है? और 2 ही लोग भरे हैं। अरे डालना चाहिए भाई, इसमें कोई अटेम्प्ट तो है नहीं। IAS में तुम्हारा लीजिए अटेम्प्ट है, ECS देते रहिए। 40 साल प्लस अगर रिजर्वेशन कोटे से हैं तो 5 साल की छूट, 45 साल। राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर दयालबाग आगरा में है। राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर, ये आपका दयालबाग आगरा है। कहाँ है? दयालबाग आगरा में स्थित है। दयालबाग आगरा, राधा स्वामी समुदाय के अनुयायियों का मंदिर दयालबाग आगरा। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? ये तो जानते होंगे आप लोग। कितने लोग जानते हैं? अकबर ने बनवाया था भाई। ये भी बताना पड़ेगा। हमारे प्रयागराज में जाओगे तो वहाँ एक अकबर का किला मिलेगा सरस्वती घाट पर, जहाँ आप त्रिवेणी के संगम पे स्नान करते हो। और अंदर जाने की एक व्यवस्था भी कर दी गई है, वट वृक्ष है, वहाँ के भी दर्शन आप कर सकते हो। और नीचे गर्भगृह में तमाम सारी मंदिरें बनाई गई। कभी जाइएगा तो बगल में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है और उन्हीं से जुड़ा हुआ जो है अकबर का किला है प्रयागराज में। 5 किलो का निर्माण करवाया था अकबर। एक तो आगरा में, दूसरा लाहौर में, तीसरा इलाहाबाद में, और कहाँ बनाया था? और 1-2 जगह उसके थे, इलाहाबाद, लाहौर और आकवी, 5 जगहों पर बनवाया था। तो ये आगरा जो आपका है, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो आगरा में किसका किला है? लाल किला जो बना है अकबर के द्वारा बनवाया गया है। आगरा स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। आगरा व प्रयागराज दोनों लिख लीजिए। प्रयागराज किलों का निर्माता कौन रहा? कहा जाता उनकी जो हिंदू रानियां थी वो गंगा स्नान करने जाती थी। निर्माता अकबर। अकबर छोटी चीजें हमको छोड़ देना चाह रहे थे। सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय लखनऊ में स्थित है।
राज्य संग्रहालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय राज्य संग्रहालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और बहुउद्देशीय संग्रहालय कहाँ है? राज्य संग्रहालय लखनऊ। सर बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे और हैं, जैसे कि तमाम तरह के संग्रहालय में क्या रखे जाते हैं ना, पुरातात्विक चीजें। हाँ, तो विविध विविध प्रकार की चीजें यहाँ रखी गई हैं। तो राज्य संग्रहालय लखनऊ अभी जाइएगा। एक पुरातात्विक वो जो नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर है ना, एक कानपुर में, एक लखनऊ में आपके है नवाब वाजिद अली शाह पक्षी यानी चिड़ियाघर जू, लखनऊ में है। उसके अंदर ही एक संग्रहालय बना है। उसके बगल में जो इंदिरा गांधी ने दान में किया था, एक बहुत बड़ा विमान रखा है, देखे हैं? कोई गया है? गए हो? हाँ। और उसी अंदर जो है तितलियों को प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है संरक्षित करने के लिए। तो राज्य संग्रहालय लखनऊ, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में। ये सबसे पुराना है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा और सबसे पुराना भी लिख लीजिए। और बहुउद्देशीय संग्रहालय ये 1863 में बना था। 1863 में। और देखिए, आपसे पूछा जाए मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये भी सिकंदरा आगरा में स्थित है। लिखते चलिए, मुगल सम्राट अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा में। सिकंदरा आगरा। अब देखिए, वृंदावन में एक मंदिर है गोविंद देव। गोविंद देव के मंदिर का निर्माता कौन था? जयपुर के महाराजा मान सिंह। लिख लीजिए, वृंदावन स्थित गोविंद देव मंदिर का निर्माता, वृंदावन स्थित गोविंद देव मंदिर। गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन यानी मथुरा में। का निर्माता कौन था? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह। गोविंद देव मंदिर जयपुर के थे भाई, महाराजा मान सिंह। राजा मान सिंह जयपुर के। और सवाई राजा जयसिंह पूछा जाता है, इन्होंने कई नक्षत्रशालाएं बनवाई थी। कहाँ कहाँ बनवाई थी? जयपुर में। गए हो? हवा महल कौन कौन देखा है? जयपुर का हवा महल देखे हो? हाँ, जयपुर का हवा महल। और उसके बाद दिल्ली का जंतर मंतर सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। और वाराणसी में उन्होंने बनवाया था नक्षत्रशाला। और आपके मथुरा में, मथुरा और उज्जैन, 5 जगहों पर उन्होंने बनवाया था। तो जो आपके मतलब प्रदेश से संबंधित है वो वाराणसी और मथुरा सवाई राजा जयसिंह द्वारा बनवाई गई ये सब नक्षत्रशालाएं थी। तो आगे देखते हैं, जयपुर के महाराजा मान सिंह ने वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर बनवाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अयोध्या में कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ, ठीक, अयोध्या में कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। अयोध्या में जन्मे कुल 5 जैन तीर्थंकर
कौन कौन है भाई, लिख लीजिए, डैश दीजिए। ऋषभदेव, अजितनाथ, ऋषभदेव, अजितनाथ, ऋषभदेव प्रथम थे, हाँ, अजितनाथ, अजितनाथ अयोध्या में जन्मे। कुल 5 जैन तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। अभिनंदन, सुमति और अनंत। अभिनंदननाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। इन लोगों का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, जो श्री राम की जन्मभूमि कहा जाता है और भव्य मंदिर जो वहाँ बन रहा है अयोध्या में। यहाँ पर ही 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। और देखिए भाई, तमाम तरह के उत्तर प्रदेश में संग्रहालय मिले हैं। ये संग्रहालय कौन कौन से हैं? राज्य संग्रहालय हमने बता दिया, सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। राज्य संग्रहालय कब बना था? लखनऊ में 1863 में। इसी तरह से एक राजकीय संग्रहालय है मथुरा में, लिख लीजिए, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय मथुरा। सुविधा है भाई, राजकीय संग्रहालय मथुरा में स्थित है। ये संग्रहालय पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट है वो लिख लीजिए बस। राजकीय संग्रहालय मथुरा ये बना था 1874 में। इसी तरह का राजकीय संग्रहालय झांसी है 1978 में। राजकीय संग्रहालय झांसी, झांसी में भी एक संग्रहालय है, ये 1978 में बना था। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, ये कहाँ पर होगा? अयोध्या में होगा। अयोध्या में कब बना था? 1988 में। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, अयोध्या। देखिए, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, ये लिखिए, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, ये कहाँ पर है? आपके गोरखपुर में है। वहीं पे नाथ संप्रदाय का मुख्य मंदिर भी है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, गोरखपुर। गोरक्षनाथ मंदिर भी है ना यहीं पे, गोरक्षनाथ मंदिर अभी पढ़ा देंगे। गोरक्षनाथ मंदिर, गोरक्षनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय वालों का है ये। इसी नाथ संप्रदाय से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बिलोंग करते हैं। काल में देखो कुंडल वगैरह धारण किए रहते हैं ना। अभी हम गए थे वहाँ, इनके जो पूर्व के गुरु लोग हैं उनकी मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। तो ये गोरक्षनाथ मंदिर भी गोरखपुर में है। आगे देखिए, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, ये 1986 में बना था। लोक कला संग्रहालय लखनऊ 89 में, 1986। लोक कला संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय लखनऊ, ये 1989। लोक कला संग्रहालय लखनऊ 1989। अब देखिए, एक और राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, वो कुशीनगर में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय एक और बनाया गया है, वो कहाँ है? पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ पर है? कुशीनगर, ये 1994 का बना है। तो सबसे पहले गोरखपुर में बना था, फिर कुशीनगर में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर। इसी तरह से पुरातत्व संग्रहालय बनाया गया है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय।
खास खास लिखिए, बहुत ज़्यादा संग्रहालय हैं। तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये लिखिए, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। हाँ, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। ये आर्कियोलॉजिकल आपका है कन्नौज 1996। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज 1996। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है मेरठ में, 1997 में बनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये आपका मेरठ में है, 1997 में बनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय राजकीय लिख लीजिएगा क्योंकि राज्य का है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ 1997 में। जैनियों का है भाई राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा। राजकीय जैन संग्रहालय ये मथुरा में है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा 2002 में बना था। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर 1998। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय ये आपका है रामपुर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय रामपुर में ये सवाल पूछा जा चुका है। 1998 में बना, 1998 1998। अगला देखते हैं। वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय। भारत कला भवन लिखिए, ये पूछा गया। भारत कला भवन BHU वाराणसी 1920। भारत कला भवन पूछा गया सवाल है। भारत कला भवन कहाँ पर है? भारत कला भवन ये BHU बनारस में है। बनारस में भारत कला भवन BHU बनारस 1920 का है, काफी पुराना है। 1920 यूनिवर्सिटी के अंदर। जी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। BHU वाराणसी भारतीय कला भवन। देखिए राजकीय बौद्ध संग्रहालय एक और लिख लीजिए, पिपरावा सिद्धार्थ नगर में। तो 3 आपको हमने बौद्ध संग्रहालय बताया, एक और है पिपरावा, ये आपका है सिद्धार्थ नगर। ये पिपरावा कहाँ पड़ता है? सिद्धार्थ नगर। ये भी राजकीय बौद्ध संग्रहालय है। ये 2009 में बना, 2009 में बना था। इस तरह से बहुत सारे संग्रहालय हैं जो खास है, उस पर फोकस करिए। आइए, आपको हमने पढ़ाया था कुछ लोक नृत्यों के बारे में। पाई डंडा, कार्तिक नृत्य, धुरिया नृत्य कहाँ का है बताओ, जो उस दिन आए थे? ये बुंदेलखंड का। वेरी गुड। आपसे हमने पूछा था थम्मेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में है। चलिए आगे इसमें देखिए, ढोला और रागिनी ये ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है। कजरी कहाँ गाई जाती है? कजरी पूछा गया सवाल है, मैचिंग के लिए आता है। कजरी मिर्जापुर, सोनभद्र। आल्हा बुंदेलखंड, आल्हा नहीं गाया जाता, बुंदेलखंड। शोहर अवध क्षेत्र में गाई जाती है पुत्र के जन्म के बाद, और बिरहा पूर्वांचल में गाया जाता है। ये सब बातें हम बताए थे पिछली वाली क्लास में। और आपको हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथा स्थान, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। पहले कौन है? राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे उत्तर प्रदेश।
सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़, सबसे बड़ी नदी गंगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना। डिफेंस पार्क हमने बताया था कानपुर झांसी लखनऊ, डिफेंस पार्क कानपुर झांसी लखनऊ में बनाया जा रहा है। क्षेत्रीय साइंस सिटी देखने गए हैं आप लोग? कहाँ पर है? लूनी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ में। साइंस सिटी भी क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ। लेदर पार्क आगरा, ये लिखिए लेदर पार्क आगरा, लेदर पार्क आगरा। और फिर नीचे लिखिए लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, लेदर पार्क आगरा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, लेदर टेक्नोलॉजी वाला जो है वो नाम है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। आगे देखिए, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा बताए थे? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, ये मेरठ में है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, ये जो है कहाँ पड़ता है? मेरठ में। कहाँ पड़ता है? मेरठ में। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य मेरठ। और सबसे छोटा महावीर वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर। सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? महावीर वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर अभयारण्य, ये ललितपुर में, ललितपुर सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, ये महावीर वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा पक्षी विहार लिख लीजिए लाख बहोसी कानपुर। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी कानपुर। लिखा मैंने भाई, लाख बहोसी। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी कन्नौज। सबसे बड़ा पक्षी विहार आपके यहाँ भी है ना, सांडी। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है, ये लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में पड़ता है। बगल के लिए कन्नौज में सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। सबसे छोटा चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज उन्नाव। सबसे छोटा चंद्रशेखर आजाद, सबसे छोटा चंद्रशेखर आजाद के नाम से रख दिया गया है। उन्नाव में ही जन्म लिए थे ना आजाद जी, उनके नाम से रख दिया गया चंद्रशेखर आजाद, या इसी को नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है? आपके उन्नाव में। उन्नाव बगल में है, उन्नाव। आइए सिलेक्टेड सवाल पर फोकस कर रहे हैं। आपसे पूछा गया सवाल है कि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पड़ता है? हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ है? ये अलीगढ़ में,
सारे उत्तर प्रदेश के ही सवाल है भाई। हल्द्वानी ताप विद्युत ग्रिड अलीगढ़, ये बहुत पुराना है, 1942 में बनाया गया था, इसलिए पूछा जाता है 1942 का है। आपके अगल बगल में है कोई एक जो है परमाणु ताप विद्युत गृह है उत्तर प्रदेश में, कौन बताएगा? नरौरा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर, वेरी गुड, नरौरा बुलंदशहर में है। आपके यहाँ बगल में रोजा पावर प्लांट है, कहाँ पड़ता है? शाहजहां, नहीं लिखाएंगे, आगे चलिए। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश का नरौरा बुलंदशहर, 1989 लिख लीजिए। एकमात्र परमाणु, आगे लिखिए, एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर, एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ का? एकमात्र उत्तर प्रदेश का, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे। बहुत सारे इस तरह के हैं। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है? नरौरा। कहाँ पड़ता है ये? बुलंदशहर जिले में, बुलंदशहर। एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, परमाणु विद्युत, परमाणु से जो है यूरेनियम प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला, बताइए भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा कौन सा है? तेजी से बोलो। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बोलो, 2, संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। अब इसका नाम क्या हो गया? 19 लिख लीजिए, पुराना नाम राजमार्ग संख्या 2। उत्तर प्रदेश में गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग संख्या 19। इसको पहले 2 नाम से जाना जाता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 यानी 19 जो अब हो गया है, कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो ये आपका दिल्ली से, हाँ जी बिल्कुल, वही जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी वाली, अंग्रेजों के जमाने में जो बनी थी वही। ये दिल्ली मथुरा, उसमें पढ़ा लीजिए, दिल्ली मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। वाराणसी मतलब उसी सीधे चला जाता है कोलकाता तक। दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता। ये और बाहर जाता था ना, तो काफी दूर तक पाकिस्तान की सीमा तक ये जाता था। तो ये इसका पुराना। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में कुल सड़क लंबाई में नंबर 1 प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र। मतलब सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए, कुल सड़क लंबाई में नंबर 1 है महाराष्ट्र। भारत में दोनों, हालांकि यहाँ प्रदेश का बता रहे हैं, भारत में कुल सड़क लंबाई यानी सड़कों का जाल, सबसे लंबी सड़कों का जाल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सड़कों का जाल बिछा है। कहाँ पर? नंबर 1 पर कौन है? महाराष्ट्र। और नंबर 2 पर आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश है। सड़कों की लंबाई के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। ठीक भाई, सबसे बड़ा कुल सड़क लंबाई में महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, कहां से कहां तक? लिख लीजिए, प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई इलाहाबाद से कानपुर के बीच में। प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी चलाई गई
कहाँ से कहाँ? प्रयागराज से कानपुर के बीच में। और कब? 1859 में चली थी। मुंबई से ठाणे वाली डलहौजी के जमाने में जो चली थी, भारत में पहली बार। और ये अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश में प्रथम बार बैलगाड़ी चलाई गई प्रयागराज से कानपुर के बीच में, कब? 1859 में। इलाहाबाद, उसको इलाहाबाद लिख सकते हो, पुराना नाम इलाहाबाद भी है। प्रयागराज या इलाहाबाद से कानपुर, पुराना नाम इलाहाबाद था तो इलाहाबाद ही लिख लीजिए। सर्वप्रथम डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक चली थी? इलाहाबाद से नैनी दिल्ली थी। उत्तर प्रदेश, यानी वैसे भी पूरे भारत की अगर बात की जाए, सर्वप्रथम डाक सेवा वही इलाहाबाद, और इलाहाबाद में ही, इलाहाबाद में नैनी एक क्षेत्र है, जमुना जी को क्रॉस करोगे, यमुना जी को नैनी पड़ता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, टेलीफोन फैक्ट्री वगैरह है। बात इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 में अंग्रेजों के समय सर्वप्रथम डाक सेवा प्रारंभ हुई, लिखेंगे शुरू हुई, शुरू सर्वप्रथम डाक सेवा शुरू इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911। बताइए कोई सवाल? आगे, उत्तर प्रदेश कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित है? सारे सवाल आए हैं फ्री में। 9 लिख लीजिए नीचे। उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित है। उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित है। उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित है। भाई, एक किसान बही योजना आई थी, इसका सवाल पूछा गया है। ये किसान बही योजना 1992 उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। किसान बही योजना, किसान बही योजना 1992 में शुरू की गई। किसान बही योजना, किसान बही मिलती थी, लेखपाल देता था, आपके घर में होंगी। ये योजना शुरू की गई थी 1992 में। चकबंदी योजना 1954 में। चकबंदी होती है ना, चकबंदी योजना आई थी 1954 में। हाँ, 1954 में। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनी थी। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, यहाँ लिख दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनाई गई। पूर्वी यमुना नहर। और सबसे बड़ी नहर अगर कहा जाए तो शारदा। अरे शारदा साहब आपकी जैसे ही गुजरी है सर ना, आप यहाँ जाते हो? यहाँ गए हैं जी। यहाँ से जब आगे जाएंगे जहानी खेड़ा के लिए तो रास्ते में बहुत चौड़ी सी नहर मिलती है। कौन सी है? शारदा साहब की है। उसका यहाँ कार्यालय है, हमने देखा हरदोई। शारदा साहब नहर का कार्यालय यहाँ बनाया है, कंट्रोलिंग यहाँ की लोग करते हैं। सबसे बड़ी शारदा नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। कौन सी? शारदा नहर। थोड़ा फास्ट करिए तो अधिक से अधिक चीजें टच कर ले, थोड़ा नीचे करिए। शारदा नहर। किसान मित्र योजना आई थी। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को। किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना यूपी में आई थी। किसान मित्र योजना
किसान मित्र योजना ये कब आई थी? 18 जून 2001 को। योजना 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना लागू की गई थी। इसी तरह से देखिए एक योजना और आई थी, ई डिस्ट्रिक्ट योजना, ई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में। ई डिस्ट्रिक्ट योजना यहाँ लिखिए, डिस्ट्रिक्ट ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में शुरू की गई। योजनाएं पूछी जाती हैं 2009 में। को काफी विस्तृत संग्रह बिना बताए थे। अगर पूछा जाए दूध के मामले में खास खास चीजें देखिए, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता यूपी में 392 ग्राम प्रतिदिन। ये डाटा है 2021-22 का। लीजिए प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, यानी उत्तर प्रदेश दूध के मामले में भारत में नंबर 1 है। भारत भी दुनिया में नंबर 1 है। फिर भी जो है देखिए दूध उपलब्धता लिख लीजिए, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता इन यूपी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितना है? 392 ग्राम प्रतिदिन। 392 ग्राम प्रतिदिन, यानी प्रति व्यक्ति को 392 ग्राम प्रतिदिन लिख लीजिए, 392 ग्राम प्रतिदिन। और भारत के संबंध में पूछा जाएगा तो 444 ग्राम प्रतिदिन। भारत के संबंध उत्तर प्रदेश की जगह भारत लेंगे। भारत में प्रतिदिन 444 ग्राम प्रतिदिन। एक योजना आई थी गोकुल पुरस्कार योजना, किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। लिख लीजिए गोकुल पुरस्कार योजना। गोकुल पुरस्कार योजना, यानी भगवान कृष्ण के जो भी स्थान होंगे वो निश्चित तौर पे गाय या दुग्ध इस तरह से। गोकुल पुरस्कार योजना इससे संबंधित है दुग्ध उत्पादकता से। श्वेत क्रांति आई थी, हाँ, ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है ना। श्वेत क्रांति यानी दूध का जो उत्पादन है बढ़ाया गया, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गोकुल पुरस्कार योजना दिया जाता है, दुग्ध उत्पादकता से संबंधित है गोकुल पुरस्कार योजना। आगे देखिए भारत उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन बनाया गया। लिखिए कृषि निर्यात जोन, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात जोन, कृषि निर्यात जोन। इसमें लिखिए उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात जोन में पहला लिखिए आगरा। आगरा में जो है किस चीज के निर्यात का जोन बनाया गया है? आलू का। देखिए आगरा जोन, आगरा से आलू। और दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा है? आगरा से आलू, लखनऊ से आम, सहारनपुर से आम, लखनऊ से आम, सहारनपुर से भी इधर भी शायद होता है तो आम। यही आम के निर्यात के लिए जोन बनाया गया है। आलू, लखनऊ आम, सहारनपुर आम। अच्छा देखिए भाई सिंचाई के संबंध में देखिए, सिंचाई के संबंध में अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई का कौन से साधन का इस्तेमाल होता है? नलकूप के, पंपिंग सेट जो होता है। लिख लीजिए
सिंचाई में उत्तर प्रदेश सिंचाई के साधन, पहला नलकूप। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस साधन से होती है? उत्तर प्रदेश सिंचाई। तो साथ में लिखना सीखिए, अपने आप समझ जाएंगे। पहले नंबर पर नलकूप, नलकूप से सिंचाई होती है। दूसरा नहर, तीसरा तालाब, झील, चौथा जो है अन्य, मान लीजिए जो आपके गाँव ग्राम में और अन्य चीजें होती हैं। नलकूप, नहर, कुआं, भाई तीसरा कुआं है, सॉरी कुआं, कुआं, कुआं का भी बहुत बड़ा रोल है। चौथे में जो है तालाब, झील हो गया और अन्य साधन जो आपके पास है। तो नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, झील और अन्य साधन है जी। क्या चीज? भारत में सिंचाई जो है उत्तर भारत में सबसे ज्यादा नहरों द्वारा होती है, दक्षिण भारत में यूपी में किससे होती है? यूपी में भारत की बता है। हाँ, उत्तर भारत में सबसे अधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है। हाँ, दक्षिण भारत में लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई होती है, जान लीजिए। और लगभग है कितना जानते हैं? 73.4%। लिख लीजिए पोस्टर में। सिंचाई का जो सर्वोत्तम साधन है वो नलकूप है उत्तर प्रदेश। 73.4%, 73.4%। और नहर में है 15%, 15 पॉइंट समथिंग। 73.4। आप सोच सकते हो कितना लगा अपने यहाँ पंपिंग से, हर खेत में तो लगा रखे हैं लोग नलकूप। 15.17। कुआं से 8.6, लिख लीजिए। नहर से 15.17%, कुआं से 8.6% और तालाब झील से 0.767। तालाब झील से 0.67। अन्य में 2.3%। अन्य में 2.3%। यानी ये ऐसे आएगा घटते हुए क्रम में। तो आप नलकूप और वही क्रम में नहर, कुआं, तालाब, अन्य, ऐसे समझिए। यानी कि सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से, फिर नहर से, फिर कुएं से, तालाब से, अन्य साधन से। इस तरह से और वही क्रम में पूछेगा, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। आइए देखते हैं, एक करंट का सवाल है। गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में जान लीजिए। इसका सवाल 14 तारीख वाले एग्जाम में बन सकता है। या कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बताओ भैया? आपके जिले से टच कर रहा है, आपको नहीं पता है? गंगा एक्सप्रेस वे लिखिए। गंगा एक्सप्रेस वे इसमें बढ़िया कराइए। 18 दिसंबर 2021 में गंगा एक्सप्रेस वे लिखिए। गंगा एक्सप्रेस वे आपके जिले से जा रहा है और इसका कार्य भी बहुत प्रगति पर है। गंगा एक्सप्रेस वे, आगे डैश देके लिखिए। 18 दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला शाहजहांपुर में रखी। बीच में था ये। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला मोदी जी ने कब रखी थी? 18 दिसंबर 2021 को। कहाँ पर? शाहजहांपुर में। ऐसे सवाल पूछा जाता है कि इसकी आधारशिला किसने रखी थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहाँ रखी थी? शाहजहांपुर में। कब? 18 दिसंबर 2021 में। इसकी कुल लंबाई लिख लीजिए, लगभग 600 किलोमीटर है। 593.947 किलोमीटर। 593.947
किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब पश्चिम को पूरब से जोड़ने का काम कर रहा है गंगा एक्सप्रेस वे। और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। जैसे आपका ये गया था लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इस तरह से इस पर भी काम चल रहा है। तो गंगा एक्सप्रेस वे 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर आधारशिला रखी थी? शाहजहांपुर में। कुल लंबाई 593.947 किलोमीटर, 947 किलोमीटर। अब ये लिख लीजिए, यह दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा, संभवतः होगा। अभी तक में मतलब यह संभवतः दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। और कितने लेन का बनाया जा रहा पता है? बहुत चौड़ा, 6 लेन का। जान लीजिए, गंगा एक्सप्रेस वे पूछा जाएगा, 6 लेन का बन रहा है भाई। और भविष्य में 8 लेन बनाने की तैयारी भी है भविष्य में। अभी 6 लेन बनाया जा रहा है, 6 लेन, 8 लेन तक विस्तार होगा। लिख लीजिए, भविष्य में 8 लेन का विस्तार होगा भविष्य में। अभी तो आप 6 लेन बना रहे हैं, उसी में बगल में जोड़ देंगे। ये 6 लेन का बन रहा है भाई। 593 कहाँ जाएगा? मेरठ से प्रयागराज, हमारे जिले प्रयागराज को छोड़ रहा है। और देखिए इससे क्या होगा? फ्यूल बचेगा, समय बचेगा, और वो पश्चिम को पूर्व से जोड़ने से बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ भी फास्ट होंगी, तेजी से आएंगी, शहरों का विकास भी होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें पूछा क्या जाता है कि गंगा एक्सप्रेस वे में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं, गंगा एक्सप्रेस वे कौन से जिले को नहीं छूटा या किस जिले से होकर नहीं गुजर रहा है? इस तरह से सवाल बनेंगे। ये लिखिए, मेरठ किन किन जिलों से जा रहा है भाई? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ऐसे लिखिएगा। मेरठ से चला हापुड़ पहुंचा भाई, बुलंदशहर पहुंच गया, ऐसे लिखा करो। बुलंदशहर से आगे कौन सा जिला पड़ेगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। अमरोहा, संभल, बदायूं, अमरोहा, संभल, बदायूं, सब जिले हैं ना? अमरोहा, संभल, बदायूं। और बदायूं के बाद बरेली को नहीं टच कर रहा है ये। अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव। शाहजहांपुर के बाद आपका जिला है हरदोई, उन्नाव के बाद देखो लखनऊ को छूटा है कि नहीं? लखनऊ को नहीं भी छूएगा तब भी जो है उसी के बगल से ही जा रहा है, यानी कि लखनऊ की भी गतिविधियों से आवागमन सही रहेगा उसका। हाँ, तो लखनऊ नहीं, हरदोई के बाद उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। उसी में आगे बढ़ाते जाइए। रायबरेली, प्रतापगढ़, और उसके बाद प्रयागराज। कितने जिले हो गए भाई? देखिए 12 हो रहे हैं। 12 जिलों को टच करेगा ये भाई। और संभवतः इस बार हो सकता है इससे सवाल निश्चित तौर पर बने। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर 3, अमरोहा, संभल, बदायूं 6, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव 9, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज 12 जिलों को टच कर रहा है। चूंकि अभी लेटेस्ट बन रहा है, ये जो है करंट का सवाल बन सकता है। तो जनरली पूछेगा कि गंगा एक्सप्रेस वे किन 2 शहरों को जोड़ता है पूरब से पश्चिम को? मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। कि इनमें निम्नलिखित में से किन शहरों को नहीं छूटा? तो आपको जब पता रहेगा तभी तो आप लगाओगे नंबर वाले में। तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। यानी कि लखनऊ के बगल से निकल रहा है। लखनऊ कुछ
लखनऊ की जो सीमा है उसके बगल से निकल जा रहा है, रायबरेली को छू रहा है, इसीलिए उन्नाव की तरफ इसको घुमा दिए। आगे देखिए एक और जा रहा है, इसमें करंट में जो चल रहे हैं वो पूछा जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लिखिए। इसकी आधारशिला मोदी जी ने ही रखी थी सुल्तानपुर जिले में। लिखिए 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। देखिए पूर्वांचल कई एक्सप्रेस बने हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो ये पूर्व को जोड़ रहा है, इसलिए इसको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से गाजीपुर जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से गाजीपुर ये जा रहा है, लखनऊ से गाजीपुर। 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में उद्घाटन किया गया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का। 16 नवंबर 2021 को पीएम मोदी के द्वारा कहाँ पर उद्घाटन किया गया? सुल्तानपुर में। बीच जगह पर ये उद्घाटन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में उद्घाटन हो गया भाई 16 नवंबर 2021 को। अब देख लीजिए इसको टच करे कौन कौन जिले कर रहे हैं। इसकी लंबाई देख लीजिए 340.824 किलोमीटर, 340.824 किलोमीटर ये लंबा होगा। ये भी कितने लेन का बन रहा है? 6 लेन का। अब काफी चौड़े चौड़े जो है लेन समझते हो ना? अरे जो पट्टी व्हाइट वाली लगी होती है, बीच में डिवाइडर होता है, उसमें पेड़ खड़े किए जाते हैं। ये देखिए ऐसे पट्टी नहीं बनाई जाती है, ऐसे ऐसे। अब बीच में ये डिवाइडर है, ये डिवाइडर है, 1 2 3 ऐसे 1 2 3 यानी 6 लेन। समझ में आया? ऐसे पट्टी को रंगा गया होता है, आप देखते हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब इस बीच में गाड़ी आपकी जाएगी, इस बीच में जाएगी, इसीलिए रंगा होता है। और उधर से आने वाली इस तरह से आएंगी, बीच में डिवाइडर हो गए। नहीं, एक्सीडेंट का खतरा बहुत कम होता है, तब होता है जब एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं पीछे से, क्योंकि आने वाली गाड़ियां डिवाइडर के दूसरी तरफ से जाती हैं। एक्सप्रेस वे का ये फायदा है। और फास्ट चलती हैं गाड़ियां क्योंकि जगह पूरी होती है। हाँ, तो ये देखिए कहाँ कहाँ टच कर रहा है, जल्दी जल्दी करिए। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, 3 ही लिखाएंगे बस। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी और उसके आगे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर हमको लगा आजमगढ़ है, फिर इसके बाद आजमगढ़, नहीं सॉरी, अम्बेडकर नगर के बाद आजमगढ़, मऊ, तब गाजी। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, फिर उसके बाद गाजीपुर। यहाँ तक जा रहा है भाई। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लखनऊ से। इसको जोड़ रहा है गाजीपुर को। इसको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नाम दिया गया है। 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। और गंगा एक्सप्रेस वे का आपके शाहजहाँपुर में। तो गंगा एक्सप्रेस वे और ये एक और लिखिएगा बुंदेलखंड वाला, क्योंकि बुंदेलखंड का विकास अब इन सब सारी जो योजनाएं आ रही हैं या जो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे हो रहे हैं, इससे होगा कि ये पूछा जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे छोटा है, वही बुंदेलखंड में ही जा रहा है, एक छोर से दूसरे छोर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 मोदी साहब ने किया था इसका भाई। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे
ये जुलाई 16 जुलाई 2022 इसका उद्घाटन हुआ था जालौन उरई में। आपको हमने जिला मुख्यालय बताए थे 9-10। जालौन का जिला मुख्यालय कहाँ है? उरई तहसील भी पड़ती है। आपकी तहसील सदर कहाँ पड़ती है? यही है ना, इस शहर में है ना। इसी तरह से वहाँ पे जो है जालौन का जिला मुख्यालय कौन सा है? उरई। उरई में इन्होंने उद्घाटन किया। लिखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 16 जुलाई 2022 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उरई जालौन में उद्घाटन हुआ। उरई जालौन में उद्घाटन। इसकी लंबाई देख लीजिए 296.07 किलोमीटर। 296.07 किलोमीटर। ये 4 लेन का बन रहा है भाई, ये 4 लेन का बन रहा है। उरई में उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन पूछा जा सकता है। देखिए, यूपीडा जो ये निर्मात्री एक संस्था है वो बना रही है, इसको यूपीडा द्वारा निर्मित है। इसमें देखिए कौन कौन से जिले हैं। चित्रकूट, देखिए चित्रकूट, क्योंकि जो प्रयाग झांसी एक्सप्रेस वे है वहीं से शुरू हो रहा है, चित्रकूट से। चित्रकूट डैश दीजिए, बांदा, महोबा, हमीरपुर जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ऐसे लिखते जाइए। चित्रकूट, बांदा, महोबा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर जालौन, औरैया, हमीरपुर जालौन, औरैया, हमीरपुर जालौन, औरैया, औरैया, हमीरपुर जालौन, मतलब बुंदेलखंड के सारे जिलों का लगभग हैं, इसमें आ रहे हैं। हमीरपुर जालौन, औरैया, इटावा, इटावा में एक गांव है, औरैया के बाद इटावा लिख लीजिए। कुदरैल, एक गांव है कुदरैल गांव। वहीं पर ये किससे मिल जा रहा है जानते हैं? ये जो आपका इधर से जा रहा है लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे में, इसको मिलाया गया है। कहाँ मिल गया? लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में इसको जोड़ दिया गया है, जोड़ा गया। तो चित्रकूट से इटावा तक कुदरैल गांव है, जहां पर जिस स्थान पर इसको जोड़ा गया है, कुदरैल गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में जोड़ दिया गया है। ऐसे लिख लीजिए, इटावा, इटावा से कुदरैल गांव, मतलब इटावा में कुदरैल गांव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में जोड़ दिया गया। आइए अगला देखिए, अब बस करिए 3 एक्सप्रेस वे पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश डिफेंस, फास्ट लिखिए, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये कॉरिडोर कहाँ कहाँ से बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लिखिए लखनऊ, आगे डैश लिखिए लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट। लखनऊ, कानपुर, झांसी, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट। हो गया। अगला लिखिए, राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज, राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज, राष्ट्रीय पैराशूट समझ रहे हो ना, प्रशिक्षण कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर जो है प्रशिक्षण कॉलेज, ये बनाया जा रहा है आपके आगरा में, आगरा में। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में बनाया जा रहा है। पैराशूट समझ रहे हो? पैराशूट माने जो कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, हाँ? जैसे कूदी है, कूदी हो क्या उसका
पैराशूट से जंप किया है कोई? नहीं। भविष्य में करना एंजॉय के साथ, जब कभी मौका मिले, सेना में जाना तब भी मौका जरूर मिलेगा आपको। तो देखिए आगे, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है भाई? हाँ, लखनऊ। नाम लिखिए अगर पता है। देखिए लखनऊ में जो हवाई अड्डा है उसका पुराना नाम क्या था? अमौसी। इसलिए बताया जा रहा है कि अब अमौसी हवाई अड्डे का नाम क्या हो गया है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। अच्छा, आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत के ऐसे उत्तर प्रदेश के ऐसे दो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी सुशोभित किया, और चौधरी चरण सिंह और वेरी गुड, इनकी प्लीज की जाए पड़ोसी भाई से, शाबाशी दो भाई की। तो देखिए ये दो ऐसे मुख्यमंत्री भी थे उत्तर प्रदेश के, यूपी के सीएम भी रहे और यह पीएम भी बने। बात समझ रहे हैं? कहा जाता है ना कि पीएम की कुर्सी का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है? लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश से। क्यों? क्योंकि 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं। बात समझ रहे हैं? पढ़ाए थे ना उस दिन, 7-8 लोग थे जिस दिन बारिश हो रही थी। कितनी सुरक्षित सीटें हैं? 17। 80 लोकसभा सीटें हैं। पहले उत्तराखंड के न बनने से पूर्व 85 थी। ठीक, ये सब पढ़ा चुके उस दिन जिस दिन बारिश हो रही थी। तो ये चौधरी चरण सिंह और दूसरे कौन थे? राजा मांडा, हमारे प्रयागराज से राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह इन्हीं को कहा जाता है, वीपी सिंह। फोर्स मामले वाले मैटर से ये जो है, तो ये दो ऐसे, ये तो 2 बार हुए थे चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार हुए थे। और बताइए कि सबसे ज्यादा बार यूपी में सीएम कौन रहा? सुश्री मायावती जी। और कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो एक दूसरे स्टेट का भी सीएम बना यहाँ सीएम बनने के बाद? हाँ, वेरी गुड, पंडित नारायण दत्त तिवारी। और जहाँ हमने पढ़ाई की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ वो भी पढ़ाई किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और वहाँ के अध्यक्ष भी रहे। और उत्तर प्रदेश के 3 बार और उत्तराखंड के 1 बार मुख्यमंत्री बने। जानते हैं कि नहीं? उनका मामला बहुत उछला था संतान को लेकर। उनके कोई लड़का नहीं था। एक शेखर तिवारी आ गए थे, कहे कि आप हमारे वैध पिता हैं। कहे ना 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 ना, मैं आज तक जो है पिता बनने के काबिल ही नहीं था, मेरा कोई पुत्र है ही नहीं इस धरती पे। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, डीएनए टेस्ट हुआ, बाद में उनकी चोरी पकड़ी गई, लड़का उन्हीं का निकला। हालांकि अब वो पिता पुत्र दोनों स्वर्गीय हो गए। तो ये मामला बहुत हाईलाइट था, ये तो जानते होंगे कहानी। और मुख्यमंत्री रहे इस तरह से चंद्रभान गुप्ता और मुलायम सिंह, और ये लोग 3 बार रहे। 2 बार कल्याण सिंह जी रहे। और उत्तर प्रदेश यानी कि इसकी सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? सुश्री सुचेता कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी की पत्नी थी सुचेता कृपलानी। बहुत पहले से मुख्यमंत्री बनी। तो चलिए उससे जो है कुछ खास जो पूछे जाते हैं मैचिंग में, आपसे पूछा जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बनारस में है। और इसका पूर्व नाम क्या था? बाबतपुर। बाबतपुर हवाई अड्डे का नाम अब क्या कर दिया गया है? बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? बनारस में हवाई अड्डा। अब इसका नाम क्या हो गया है? स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। कितने लोग उत्तर प्रदेश थे जो पीएम बने? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? बनारस में भाई, बनारस, जहाँ पर बाबा विश्वनाथ यानी भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध। ये बाबतपुर। 10 मिनट बचा है, फास्ट करिए।
लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी बाबतपुर का नाम अब लाल बहादुर शास्त्री हो गया, बनारस में है। क्योंकि वहीं मुगल सराय के थे ही है, उनका जन्म ही हुआ था। सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, बड़े संघर्षों के साथ पढ़ाई लिखाई किए और मरने के बाद भी पता लगा इनको उनके पास कर्जा है। ऐसे प्रधानमंत्री जो मरने के बाद भी कर्ज रहा। आज भी उनके बाल बच्चे जो है संघर्ष ही कर रहे हैं, नहीं तो आज वो भी राजनीति के शिखर पर होते। और बड़ी खूबी की बात है कि जिस दिन जो है गांधी जी का बर्थडे होता है, बर्थडे, उसी दिन इनका भी बर्थडे होता है। तब होता है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे गांधी जी और 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता जब हुआ था उसी समय जो है उज्बेकिस्तान में बताया जाता है कि जहर दे दिया गया या हार्ट अटैक हुआ, वहीं पे खत्म हो गए। ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री नहीं थे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आती हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो चलिए आगे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कुशीनगर में है। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। ये आप वैसे पकड़ लोगे। ये पूछा जाएगा। एक जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में। जेवर नाम से है। अब इसका भी कुछ न कुछ बदल ही जाएगा। जेवर, ये गौतम बुद्ध नगर, और लंबा चलेगा। गौतम बुद्ध नगर, ये ग्रेटर नोएडा में है। नोएडा का फुल फॉर्म बताए तो उस दिन ना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ, वेरी गुड। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नवीन ओखला। तो आगे चलिए। जेवर कहाँ पर है? गौतम बुद्ध। आपके कानपुर में है, किस नाम से? चकेरी नाम से। चकेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे। अब देखिए एक और यहीं पे बन गया है। एक खेरिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आगरा में। अब इसका नाम बदल कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा, खेरिया। लिख लीजिए, खेरिया। जो बदले हैं वो तब पाए जा सकते हैं। खेरिया का नाम अब हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? हवाई अड्डा आगरा में है। आगरा, खेरिया। बमरौली कहाँ पे है? बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज। बमरौली हमारे प्रयागराज में है। बमरौली, जहाँ बम चलते हैं, बमरौली। इसी बगल में चकिया वाला वो जो अभी कांड हुआ था अतीक अहमद के मामले में, बमरौली हवाई अड्डा। ये कहाँ है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद। प्रयागराज कुछ खास बमरौली, प्रयागराज, चकेरी बता ही दिए। खेरिया आपका आगरा में है। सरसावा सहारनपुर में। सा से पकड़ में आ जाएगा। सरसावा हवाई अड्डा, सरसावा, ये कहाँ पर है? सहारनपुर में है। सहारनपुर, सरसावा सहारनपुर। हिंडन पूछा गया है भाई। हिंडन कहाँ है? गाजियाबाद। वेरी गुड। हिंडन ये कई बार पूछा गया, बहुत बार। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। और ये क्योंकि वो दिल्ली से लगे हैं तो गाजियाबाद में काफी डेवलपमेंट हो रहा है। ये हिंडन गाजियाबाद। इसी तरह से देखिए ललितपुर में, झांसी में, गोरखपुर में, IIT कानपुर के बगल में एक बन रहा है। बरेली में हवाई अड्डे हैं तमाम छोटे छोटे। लेकिन अगर पूछेगा तो इन सबसे पूछेगा सवाल। आगे देखते हैं। एक निजी हवाई अड्डा बनाया गया है आदित्य बिड़ला ग्रुप के द्वारा। ये लिखिए, आदित्य बिड़ला ग्रुप ने सोनभद्र म्योरपुर में निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। आदित्य बिड़ला ग्रुप इंडस्ट्रियल घराना है। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने जौनपुर में, सोनभद्र में एक स्थान है म्योरपुर। सोनभद्र में देखिए एक निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने
सोनभद्र मेयरपुर कोष्टक में लिख लीजिए, मेयरपुर में एक निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। आपसे अगर पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया? भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय है, बताइए। फुर्सतगंज, रायबरेली। लिखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, लिख लीजिए। भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय, भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का दर्जा या उद्यान विश्वविद्यालय इसको कहते हैं। देखिए, भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय, गैस देख लीजिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, रायबरेली फुर्सतगंज, रायबरेली फुर्सतगंज। यहीं पर जो है एक रायबरेली में ही लालगंज में पहिया कारखाना बना, रेल का, मॉडर्न रेल कोच व्हीकल, मतलब व्हीकल पहिया कारखाना, पहिया वहां में बनती, मॉडर्न पहिए, लालगंज में। आपसे पूछा गया सवाल है कि स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतें अपना रेवेन्यू, अपना राजस्व कहाँ से एकत्रित करती हैं? तो लिख लीजिए, ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है। एक लाइन इसे लिख लीजिए स्टार बनाकर, हम सार्ट में लिखा रहे हैं, ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है। ये सब के सब सारे सवाल आए हुए हैं। और लिखिए नीचे, ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है। नीचे लिखिए, सितार और सुरबहार संगीत का, सितार और सुरबहार संगीत का हमारा राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन है? जानते हो? सब कुछ जानते होंगे, वाद्य यंत्र नहीं जानते होंगे। ये सितार है। सितार और लिखिए, सुरबहार संगीत का इमदाद खानी घराना किससे संबंधित है? पूछा गया अग्नि में सवाल। इमदाद खानी घराना, इटावा से संबंधित है भाई, इटावा पूछा गया सवाल है। इमदाद खानी घराना इटावा से संबंध रखता है। सितार और सुरबहार संगीत का। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, ऐसे गाइस लेके लिखते जाइए, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। नीचे लिखिए, उत्तर प्रदेश मार मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश मार मृदा कहाँ पाई जाती है? बेजान मृदा बुंदेलखंड, मार मृदा बुंदेलखंड। अरे महोबा में, बुंदेलखंड के महोबा, झांसी, हमीरपुर जल वाले जो क्षेत्र हैं, मार मृदा बुंदेलखंड, झांसी, हमीरपुर, महोबा लिख सकते हैं। बुंदेलखंड लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश मार मृदा बुंदेलखंड। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। देखिए, शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दे दीजिए रहीमुद्दीन खान ने दी थी। शंभू महाराज को, शंभू महाराज किससे संबंधित है? किस नृत्य से? कथक नृत्य। उस दिन बताए थे ना, हाँ, बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, बिंदादेव, शंभू महाराज, इनका संबंध किससे है? कथक नृत्य से। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? कथक। अरे कथक नृत्य देखे नहीं हो? पैर में घुंघरू बांध के धम नाचते हैं, हाँ? नहीं देखे हो? अरे टीवी पे तो देखे होंगे। इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। तो शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? रहीमुद्दीन खान ने। इनके गुरु थे। पूछा गया सवाल है, रहीमुद्दीन खान ने, रहीमुद्दीन खान ने दी थी। सितारा देवी किस घराने से हैं? बनारस घराना।
देखो ये विद्या आती है रेगुलर, धीरे धीरे पकड़ रही है। रेगुलर आओ और पढ़ते रहो, ज्ञान इससे अपने आप बढ़ता रहेगा। मतलब निगेटिव भावना मत लाओ बस, आज नहीं तो कल सवेरा जरूर हो। तो देखिए रहीमुद्दीन खान साहब, पूछा जाता है मुडिया पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है? मुडिया पूर्णिमा मेला गोवर्धन मथुरा में लगता है। मुडिया पूर्णिमा मेला। पटेश्वर मेला कहाँ लगता है? मुडिया पूर्णिमा मेला वृंदावन मथुरा। आगे चलिए। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय ये प्रयागराज में बनाया गया था अखिलेश की सरकार के टाइम में। पूछा गया, यही सवाल है, छोड़ दीजिए, अब नहीं आएगा। पूछा गया है कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? काशी विद्यापीठ कहाँ है? बनारस में। लिखिए, काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्ता थे। बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। काशी विद्यापीठ बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, पुराना है। विद्यापीठ के संस्थापक क्या नाम बताए? कौन गुप्ता? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। आगे आपसे पूछा जाएगा कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। हथकरघा जो हाथ से सिलाई कढ़ाई बुनाई या हाथ से बनाने में पॉटरी के जो होते हैं, कुम्हार वाले कार्य जो हैं, तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि और उद्योग के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र ज़्यादा विकसित है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये सवाल पूछा गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऐसे जान लीजिए, ना भी लिखिए। हथकरघा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि कब अंकित की थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने सबसे उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर्ज की थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। यूपी में हमने बताया कि रेल मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ बनाई गई है? लालगंज में। और एक मड़ुआडीह में क्या है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वहाँ इंजन बनते हैं। मड़ुआडीह, जहाँ बता रहे थे कि अभी मुगलसराय मड़ुआडीह में जहाँ जन्म हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के, यानी बनारस में, वहाँ पर रेल कोच बनते, इंजन बनते हैं, कोच नहीं इंजन। और ये जो लालगंज में है आपका रायबरेली में, यहाँ क्या बनता है? पहिया बनता है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यानी कृषि के मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा एडवांस है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। ये तो उस दिन भी बताए थे। और देखिए, उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। वेरी गुड, जो आपके यहाँ होता है गन्ना। उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में राम भद्राचार्य ने खुलवाया है, वहाँ बनवाया है चित्रकूट में। दिव्यांग यानी विकलांग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? चित्रकूट में। यूपी विकलांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट। लिखते चलिए, चाहे समझते चलिए। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? लखनऊ। ये लिख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, खेल का भाई जो स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? लखनऊ। यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, जहाँ मेरा घर है। एक ही ओपन यूनिवर्सिटी है पूरे उत्तर प्रदेश में। लिख लीजिए, एकमात्र, यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जहाँ से आप प्राइवेट डिग्री ले सकते हो ना। मुक्त मतलब फ्री, मुक्त फ्री है, किसी से अटैचमेंट नहीं है उसका। देख लीजिए, यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन
मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। रातू दास टंडन लिख दीजिए बस सर। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। लिख लीजिए रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी, झांसी। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। बेतवा नदी, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। एक कृषि यूनिवर्सिटी है, एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी। एकमात्र वो कृषि जो राष्ट्रीय है, मतलब केंद्रीय है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची हम अभी बता रहे हैं, जिसमें इलाहाबाद का है, 6 हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। यूपी का एकमात्र हो गया। अगला लिखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ पावर टेक्नोलॉजी पार्क सहारनपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ पावर टेक्नोलॉजी पार्क सहारनपुर। केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान लखनऊ। केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान लखनऊ। केंद्रीय केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान लखनऊ, ये पूछा गया सवाल। उपोष बागवानी संस्थान लखनऊ में है। संस्थानों का नाम तो हम पढ़ा ही नहीं पाए, टाइम चला गया। देखिए, केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान लखनऊ। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, राजकीय शोध केंद्र झांसी। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी। दलहन संस्थान कानपुर, जानते हैं ना? हाँ, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी, ये पूछा गया है। उपोष बागवानी अलग पूछा गया है। सर, उपोष और बागवानी मतलब क्या? उपोष बागवानी ये बागवानी से रिलेटेड है ना, जो फल फूल से। उपोष बागवानी वही है, उपोष बागवानी। सर, ये सस्य वानिकी? सस्य वानिकी ये है आपका, फिर क्या है कोई बताएगा? ये भी जो है वानिकी वही फल फूल से ही रिलेटेड है। सस्य वानिकी जो सिंचाई या उसके माध्यम से पैदा किया जा सके। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। कितना लिखो तो देख लेना सस्य। भारतीय दलहन संस्थान कहाँ है? कानपुर में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज। लिखिए, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं? वाराणसी में। खेल का सामान जानते होंगे, मेरठ। मेरठ। पीतल की मूर्तियां मथुरा, और पीतल के बर्तन अगर पूछेगा तो मुरादाबाद। मुरादाबाद। प्रियंका गांधी की शादी कहाँ हुई है? मुरादाबादी पीतल व्यवसायी से, रॉबर्ट वड्रा। इंटरनेशनल पीतल के सामान वहां बनते हैं। यही तो एक खेल है। पीतल की मूर्तियां मथुरा, और पीतल के बर्तन या पीतल के सामान, घंटी वगैरह जो अन्य चीजें बनती है, वो कहाँ बनती हैं? मुरादाबाद। पीतल की मूर्तियां मथुरा हो गया। दिया सलाई बरेली। दिया सलाई बरेली। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप। हैंडीकैप समझ रहे हैं ना? विकलांगों के लिए
जो इंस्टीट्यूट बनाई गई है वो कहाँ है? कानपुर। वेरी गुड, कानपुर। रेणुकूट में कौन सा कारखाना है? एल्युमिनियम उत्पाद, रेणुकूट। ये वाला जरूर लिख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, कानपुर। ये पूछा गया है। टाइम हो गया जी सर। छोड़ दें। आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उनके बारे में जानते हैं? कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? लिख लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय, लिख लीजिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं उत्तर प्रदेश में। पहला लिखिए, सबसे पुराना कौन सा है? हाँ, लिख लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद प्रयागराज। अरे ऐसे लिख लीजिए EVV भाई, समझ नहीं जाओगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब का है? सबसे पुराना है 1887। सबसे पुराना भी लिख लीजिएगा। 6 केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं, लिख लीजिए। उसके बाद BHU लिख लीजिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU लिख लीजिए, बनारसी 1916। EVV हो गया 1887। BHU 1916 में बना था, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 1920। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 1920। 3 हो गए। 1920। टाइम जरूर लिख लेना, एक बार आया था, कब कब कब, इस तरह से। हाँ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये इसी से सारा अटैच है ना, ये आप बता दें। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996 में बनाया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996। इसके बाद वही 2 हैं। एक अपने आपको हमने बताया, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली 2013 में बना था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली 2013। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, यही एकमात्र है उत्तर प्रदेश में, ये झांसी है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली फुरसतगंज 2013 में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी कब बना था? 2014। बस करें या 10 मिनट? चलो भैया बंद कर दो। आपको एक खास चीज नहीं